गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, नागालैंड के अंदर बहुत मैसिव लेवल के ऊपर हमें बारिश देखने को मिल रही, जिस वजह से लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ गया एंड उन लैंडस्लाइड्स की वजह से ही 6 लोगों की डेथ की खबर हमारे सामने देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखो, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के द्वारा चल रहे हैं एंड उम्मीद यही रहेगी कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे रेस्क्यू किया जा पाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो ईपीएफओ पेंशन है ना, उनको जल्दी ही आप किसी भी बैंक या किसी भी ब्रांच से कलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, होता दरअसल में ये है कि जब हम बात करते हैं ना पेंशनर्स की, तो अक्सर पेंशनर्स को कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर उनकी सुविधा के लिए, यानी कि 1 जनवरी 2025 से हमारा फोकस रहेगा इस चीज़ को और भी मॉडर्नाइज करने का, जिसके माध्यम से किसी भी बैंक या किसी भी ब्रांच से वो पेंशनर जो है ना, वो अपनी पेंशन को यहाँ पे निकाल पाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 5 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, जब मैं एक बात करता हूँ ना एक टीचर की, तो डेफिनेटली एक टीचर का रोल रहता है कि किस तरह से वो जो नॉलेज है वो तो डेफिनेटली अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे ही करे, उसके साथ ही साथ उनके कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर, डिसिप्लिन सिखाने के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो इस तरह के इंटीग्रिटी के ट्रेड्स होते हैं उनको भी यहाँ पर इम्पार्ट करे। और ये जो सारी बातें हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आप अपने बड़े से ही सीखो या एक्चुअल में जो आपको कोई इंसान पढ़ा रहा है आप उसी से सीखो। आप इसको ज़िंदगी से भी सीख सकते हो, आप इसको अपने आस-पास किसी भी इंसान से सीख सकते हो, वो इंसान चाहे आपसे उम्र में छोटा है, चाहे आपसे बड़ा है। एंड डेफिनिटली मैं आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे इसीलिए विश करना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ के अंदर। मुझे सिखाने के अंदर बहुत बड़ा रोल है। कई बार मैंने गलतियाँ करी होंगी, बट आप लोगों ने मुझे डेफिनेटली उन चीज़ों के अंदर मदद करी है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो हर वो इंसान जो आपको बेहतर बनाता है, मेरे हिसाब से वो टीचर ही है। इसलिए आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। 23rd लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखो, दरअसल में हुआ क्या है कि सरकार के द्वारा 23rd लॉ कमीशन को सेटअप किया गया है 3 साल के लिए, जिसका टेन्योर स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर 2024 को एंड ये वर्क करेगा 31 अगस्त 2027 तक। अब लॉ कमीशन के बारे में हमें जो कुछ पॉइंट्स जानने हैं, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन होंगे। देखो, दरअसल में जब लॉ कमीशन के मेंबर्स की बात होती है ना, तो यहाँ पर इसके जो मेंबर्स के अंदर आपके जो सर्विंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, इन्हीं में से आपका कोई चेयरपर्सन यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो मैंने बताया 4 फुल टाइम मेंबर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे एंड सेक्रेटरी ऑफ लीगल अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ये एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तरह यहाँ पे अपॉइंटेड होते हैं एक्चुअली बाय द वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अप टू 5 पार्ट टाइम मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ना ये एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, होता पता क्या है, ये 3 साल के अंदर ना ये अपनी रिपोर्ट्स देंगे। उन रिपोर्ट के अंदर क्या मेंशन होगा, उनके अंदर ना ये बताएंगे कि कौन से ऐसे लॉज हैं जो अब रेलेवेंट नहीं रहे, उनको हटाया जा सकता है, उनको रिपील किया जा सकता है। प्लस जो भी लॉज जैसे पुअर को इफेक्ट करते हैं उनको ऑडिट करना हो गया, अपने व्यूज वगैरह देंगे एंड अकॉर्डिंगली लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को उनको बताएंगे कि हमारे व्यूज इन लॉज के ऊपर ये हैं, आप ये बदलाव कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में क्या रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी हैं। ठीक है, ये बात बोल देंगे, इनकी बात सुनी जाए, मानी जाए, ना मानी जाए, दैट इज अ सेपरेट थिंग। जरूरी नहीं है कि इनकी बात हर एग्री ही करी जाए, ये अपनी एडवाइसेस देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो एग्जिस्टिंग लॉज को एग्जामिन करेंगे, कुछ जगह पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अगर हम बात करें डीपीएसपी की, डीपीएसपी डेफिनेटली एक तरह की डायरेक्टिव्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बताए थे। उन्होंने बताया था कि आने वाले टाइम के ऊपर जब सही समय आएगा तो इनको भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो क्या वो सही समय आ चुका है, क्या हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उनको एग्जामिन किया जाता है। प्लस जो भी प्रियम्बल के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं उनको कैसे हम बेहतर ढंग से अटेन कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है फूड सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीजों के ऊपर, एंड कैसे हम जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनके हम इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कैसे रिव्यू करते रहें, ये सारी चीजें इनके द्वारा देखी जाती हैं। इसके अलावा जो डिलेज होते हैं या फिर हाई कोर्ट के रूल्स वगैरह होते हैं, इनको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये सब बातें लॉ कमीशन द्वारा बताई जाती हैं। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पर लॉ कमीशन क्या है, एक एग्जेक्टिव बॉडी है। ना इसका यहाँ पे संविधान के अंदर जिक्र है, ना ही किसी आपके एक्ट के अंदर भी कोई जिक्र नहीं है। इस वजह से ये क्या बन जाती है, आपकी एक स्टेचुटरी बॉडी बन जाती है, क्योंकि ये किसी एक्ट से नहीं बनी। दिस इज एन एग्जेक्टिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
पहले लॉ कमीशन की बात करें ना तो दरअसल में ब्रिटिश एरा के समय बना था 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, जिसको प्रिसाइड किया गया था लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। ये बात आपको पता होगी। पर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की तो वो था 1955 के अंदर, जहां पर एमसी सीतलवाद जी के चेयरमैन थे, उनके अध्यक्षता के अंदर ये कमीशन बना था। टाइम फ्रेम इसका 3 साल होता है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस करा है भी, एंड मैंडेट भी आप समझ गए होंगे कि लीगल रिफॉर्म्स को यहाँ पे ये सजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी लॉ कमीशन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारी टीम की तरफ से आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज एंड साथ ही साथ डेली बेसिस के ऊपर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता ही हूं कि किस तरह से अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वही एक चीज आपको हेल्प करती है जो लंबे समय तक चीजें आपकी रिटेन भी करवाएगी, आपकी गलतियां भी सिखाएगी, एंड उन गलतियों से आपको कैसे इंप्रूवमेंट करनी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने इनको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि कहाँ पर आपको किस तरह से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अलग अलग फेजेस के अंदर आपको वीकली टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जब हम थोड़ा प्रीलिम्स के करीब जाएंगे उस समय हमारा मैक्सिमम फोकस हमारा प्रीलिम्स पे होगा। फिर एक बार प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा उसके बाद हमारा जो फिफ्थ फेज होगा वहां पर हम अच्छे से मेंस की तैयारी भी करेंगे। तो यानी कि ना पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे हो जाएगी इंटीग्रेटेड मैनर में भी, एंड बाद में जब जब जिस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे आपका इनकॉर्पोरेटेड है। इवन यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना आपके सी सेट के एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है। आपके 450 से ऊपर आप मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, 30+ एसेज भी हैं, एंड जीएस के क्वेश्चन तो डेफिनेटली हैं ही हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां पर जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगला दोस्तों हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू जीरो एफआईआर। एक्चुअली अभी थोड़ा मुद्दा ये न्यूज में है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमें एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। देखो एफआईआर एफआईआर क्या स्टैंड करता है आपका, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में, है ना, इसी के लिए स्टैंड होता है। अब एक्चुअली पता क्या होता है कि मान लो किसी एक जगह के ऊपर कोई हादसा हो गया, ठीक है। अब जब आपको एफआईआर उसकी दर्ज करानी होती है ना, तो ये जो आपका हादसे वाली जगह है ये कौन से पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आ रही है, आप वहीं पर जाके अपना केस दर्ज करा सकते हो और कहीं नहीं करा सकते। ठीक है, नॉर्मली यही होता है कि ये देखा जाता है कि पुलिस स्टेशन का क्या जुरिस्डिक्शन है। ओके, तो होता पता क्या है, जब यहाँ पे आप पुलिस थाने जाओगे वहां पर अपना सारा बात बताओगे कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है, अकॉर्डिंगली पता पुलिस स्टेशन वाले क्या करेंगे, वो आपकी एफआईआर लिख लेंगे एंड एक आपको एफआईआर का नंबर दे देंगे। लेट्स से जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि लेट्स से दैट नंबर इज 105/2024। इसका मीनिंग क्या होगा कि 2024 साल के अंदर ये 105वीं नंबर की एफआईआर है जो वहां पर उसने दर्ज करी है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल एफआईआर का प्रोसीजर, जहां पर आपका एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही जो हुआ है वहीं पर आप दर्ज करा सकते हो। पर एक्चुअल में ना ये इसमें थोड़ी गड़बड़ बहुत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ना 2012 के अंदर एक बहुत ही हॉरिफिंग इंसिडेंट हमें देखने को मिला था, जो निर्भया का जो केस हुआ था, राइट। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, जस्ट एक एग्जांपल मान लेते हैं कि एक कोई पर्सन है, उसके साथ कोई घटना हुई, वो एक एरिया के अंदर हुई, एंड किसी पर्सन ने फिर इसको क्या किया, इस पर्सन ने मतलब इस पर्सन को 100 किलोमीटर दूर ले जाकर किसी और जगह पे इस बंदे को फेंक दिया। अब ये जो पर्सन है इसकी घटना तो यहाँ पे हुई थी पर इसको फेंका यहाँ पे गया, तो क्या ये बंदा वापस जाएगा यहाँ पे इस वाले पुलिस स्टेशन वाले जुरिस्डिक्शन के अंदर, वहां जाके बताएगा कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, मेरे साथ इन लोगों ने यहाँ पे ये चीज करी है? ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है कि नहीं। तो एक तरह से ना स्पीडी रिड्रेसल के लिए एंड प्लस आपका जो पर्सन है इसके ऊपर मतलब इतना बर्डन ना आए, तो एक प्रावधान बनाया गया दैट इज विद रिगार्ड्स टू जीरो एफआईआर का। जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है, जीरो एफआईआर का मीनिंग बहुत सिंपल है कि आपके नजदीकी जो भी आपके आसपास आपके थाना है ना, पुलिस स्टेशन है, आप वहां जाओ, वहां जाकर ना आप एफआईआर लिखवा दो। इस चीज को क्या बोला जाएगा, जीरो एफआईआर। जीरो क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको नंबर बताया था ना एफआईआर का नंबर, यहां पर कोई नंबर नहीं दिया जाता, यहां पर नंबर जीरो ही दिया जाता है। फिर ये पुलिस स्टेशन वाले ने आपकी दर्ज कर ली, आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली। अब ये पता क्या करेगा, ये जो एक्चुअल में थाना होगा जिसमें आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है, जिस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन बनती है, उस पर्टिकुलर थाने को यहाँ पे आपकी जो कंप्लेंट होगी, जो एफआईआर होगी, वो भेज दी जाएगी। फिर वहां पर जाके आपका नंबर अलॉट होगा आपको एफआईआर का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो ये जो निर्भया वाला केस हुआ था ना, उसमें भी दिक्कत यही आई थी कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन वाले तो यही सोचते रहे कि भाई ये मामला तो मेरे जुरिस्डिक्शन का नहीं है, ये तो इस वाले जुरिस्डिक्शन का है, ये उसके जुरिस्डिक्शन का है। एंड उस चक्कर में क्या हुआ, उस चक्कर में किसी वाले पुलिस स्टेशन वालों ने इन्वेस्टिगेट करनी स्टार्ट नहीं की, देर से स्टार्ट करी।
तो ये दिक्कतें ना आनी चाहिए थी ना। तो इस वजह से यहाँ पे जो जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी 2012 के जो निर्भया इंसिडेंट के बाद, तो वहां पर उन्होंने रिकमेंड किया था, फिर अकॉर्डिंगली 0 FIR को यहाँ पे उसकी प्रोविजन को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। ठीक है ना। तो ये वही FIR होती है जिसको आप किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द एरिया वेयर द क्राइम वाज कमिटेड इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस आप जानते होंगे, ये हर ऑफेंस के लिए ट्रू नहीं है 0 FIR वाला मुद्दा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो वाले ऑफेंसेस होते हैं जहां पर आपका जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के, उस चीज को बोलते हैं हम यहां पर क्या, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो उस केस में ये चीज ऐसी हो सकती है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जिसने आपके CRPC को रिप्लेस किया है, तो पुलिस अब बाउंड है टू रजिस्टर अ 0 FIR, ये बात आपको पता होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली इससे किस तरह से स्पीडी रिट्रेसल मिल जाएगा, आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब एक्चुअल में ना अगर आपको मेंस का इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको एक केस के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज ललिता कुमारी केस। ठीक है। दरअसल में इस केस के अंदर, ललिता कुमारी केस के अंदर, यहां पर बोला गया था कोर्ट के द्वारा कि आपको ना मैंडेटरली ये चीज करनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली यहां पर साथ ही साथ अगर मान लो जो भी पुलिस वाला है अगर वो मना करता है इस तरह की FIR को रजिस्टर करने से, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर एक बेसिकली एक इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाती है एंड उसके हिसाब से अगर हमें पता लग जाता है कि एक हमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर जो पुलिस ऑफिसर है उसको यहाँ पे अकॉर्डिंगली कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। तो ये बात भी आप यहाँ के ध्यान में रख सकते हो। तो अभी क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ना एक्चुअली यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट किया है कि इंश्योर किया जा पाए कि लेट से अगर कोई 0 FIR रिकॉर्ड हुई है लोकल लैंग्वेज के अंदर, तो उसके साथ साथ जब वो दूसरे थाने को यहाँ पे अपनी कॉपी भेजेंगे ना, तो वहां पे ट्रांसलेटेड कॉपी उसकी होनी चाहिए, ताकि लैंग्वेज के बीच में यहाँ पे दिक्कत ना आए, लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे ना बने। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज जयपुर यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस। देखो एक्चुअल में ना मैंने कई बार आप लोगों से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में डिस्कशन किया है। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंदर आपको 34 कल्चरल साइट, 8 नेचुरल साइट और एक मिक्स साइट आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ टाइम पहले ही जो असम की साइट थी चराइदियो मोईदाम, वो हमने डिस्कशन की थी कि कैसे उनको यहाँ पे ऐड किया गया था, है ना, ये बात आपको याद होगी। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें ना इन साइट्स की, इन कल्चरल साइट्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं, तो यहां पर ना आप सिटीज को भी ऐड कर सकते हो। एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूं अगर आपको, तो 2017 के अंदर जो गुजरात की सिटी है अहमदाबाद, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसको भी यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर की, तो जयपुर को भी यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना जो हड़प्पन सिटी है, कौन सी हड़प्पन सिटी, धोलावीरा, धोलावीरा को भी यहां पर आपके यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है। तो इस तरह से सिटीज को भी दिया जा सकता है। तो अभी हम बात करें किसकी, जयपुर की। तो जयपुर की यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस को ना और बेहतर करने के लिए यहाँ पर 100 करोड़ का यहाँ पे खर्चा किया जाएगा। तो इस वजह से मुद्दा ये न्यूज में आ गया था। थोड़ा सा हम यहाँ पे जयपुर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दरअसल में जयपुर को 1727 AD के अंदर यहाँ पे फाउंड किया गया था, जो कछवाहा राजपूत रूलर है आम्बर के स्वाई जयसिंह टू। जयपुर पिंक सिटी ऑफ राजस्थान है डेफिनेटली, एंड अकॉर्डिंगली इसको 2019 के अंदर ये स्टेटस मिला था। इसको बनाया गया है प्लेन्स एंड आपके के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली ग्रिड प्लान के हिसाब से इसको बिल्ड किया गया है इन द लाइट ऑफ वैदिक आर्किटेक्चर। कुछ और पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, गोविंद देव टेम्पल हो गया, सिटी पैलेस बहुत अच्छा है डेफिनेटली, जंतर मंतर हो गया, हवा महल हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर का जो पुराना कल्चर है, कमर्शियल कल्चर, आर्टिसनल कल्चर, कॉर्पोरेट ट्रेडिशन, वो आज भी अच्छे से यहाँ पे आपको मेंटेन्ड देखने को मिल जाता है। अगर आप गए होंगे ना हवा महल वाले आसपास के रीजन का, तो बहुत ही बढ़िया, मतलब अलग अलग बाजार आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी जगह है जयपुर, तो आप भी विजिट कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें अर्बन प्लानिंग की, तो यहाँ पर एंशियंट हिंदू प्लस साथ ही साथ आपके मॉडर्न मुगल एंड वेस्टर्न कल्चर का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब जगह के आइडियाज यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेट देखने को मिल जाते हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में आप जानते ही होंगे, एक आपको वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम जिसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो अकॉर्डिंगली उसके द्वारा ये चीजें मेंटेन करी जाती हैं। ये जो आपकी ट्रीटी थी, इसको यहाँ पे 1972 के अंदर यूनेस्को के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको जानने चाहिए थे। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा पद्म अवार्ड्स के बारे में। एक्चुअल में क्या है, पद्मा अवार्ड्स 2025 के लिए यहाँ पे कंक्लूड किए जाएंगे ऑन सितंबर 15, उनका जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे आप लोग जानते होंगे भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में, राइट, ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है पद्म विभूषण, फिर उसके बाद आता है पद्म भूषण, एंड फिर आ जाता है आपका पद्मश्री। अब यहाँ पर क्या होता है ना, लेट से अगर आपको इनमें से कोई अवार्ड चाहिए, तो आप ऑनलाइन जाके अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट कर लो, ठीक है ना, या फिर कोई और इंसान आपको नॉमिनेट कर ले।
लेट्स से मान लेते हैं, मान लो ये है विराट कोहली जी। अब या तो आप इनको नॉमिनेट कर दो कि भाई इनको कोई अवार्ड मिले इनमें से, या विराट कोहली खुद भी अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हैं इन अवार्ड्स के लिए। इस तरह से ये वर्क करता है। अब कुछ पॉइंटर्स अगर हम बात करें, ये अभी नॉमिनेशन का प्रोसेस होगा, फिर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किए जाएंगे। फिर अगले साल ना, जब आपका रिपब्लिक डे के अराउंड यहाँ पर ये चीजें यहाँ पे दी जाती हैं, ठीक है। तो रिपब्लिक डे की ईव को ये अनाउंस किए जाते हैं, तो ये बात आपको बताना चाहिए। डेफिनेटली सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर तो क्या है, भारत रत्न ही है। उनके बाद आपको पद्म अवार्ड देखने को मिल जाते हैं। 3 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। पहली आपकी पद्म विभूषण हो गया, ये उन लोगों को मिलता है जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग और रिमार्केबल सर्विस करी हो। पद्म भूषण एक्सलेंट सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर के लिए, और पद्म श्री उन लोगों को मिलता है जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अच्छी सर्विस यहाँ पे करी हो। अगर मैं बात करूँ ना, तो ये किसी भी पर्सन को मिल सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और जेंडर। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, तो ये जो आपके पद्म अवार्ड्स होते हैं, ये आपके एनआरआई, फॉरनर्स, ओसीआईज, इनको भी यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको यहाँ पर ये अवार्ड्स नहीं मिलते। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं डेफिनेटली उनको मिल सकते हैं, पर अदरवाइज जो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जैसे आपका पीएसयूज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड्स नहीं मिलते। आपकी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज है, जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, सिविल सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। बाकी एक पद्मा अवार्ड्स कमेटी होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे इनको ग्रांट किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पॉइंट आपको पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में याद में ये रखना है कि आर्टिकल 18(1) ए, सॉरी आर्टिकल 18(1) आप पढ़ते हो, उसके अंतर्गत मेंशन ये है कि जो भी आपके टाइटल्स होते हैं वो सारे अबॉलिश किए जाते हैं। पर अगर हम बात करें पद्मा अवार्ड्स की, ये प्रोहिबिटेड नहीं है अंडर आर्टिकल 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। पद्मा अवार्ड्स का मीनिंग बस यही है कि जो पर्सन्स हैं उनके हम कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एंड ये कोई यहाँ पे ना लीगल स्टेटस या प्रिविलेज को या ऑनर या कॉन्फर नहीं किया जा रहा। तो इसलिए पद्मा अवार्ड्स को जो नाम होंगे ना, तो नाम के आगे एक पर्सन के लगाए जा सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड जो एक साल में दिए जा सकते हैं मैक्सिमम 120 हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि अगर किसी पर्सन को पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है, तो उसको पद्म भूषण मिलने के लिए या पद्म भूषण मिलने के लिए कम से कम 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। पर हालांकि कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जब बहुत ज्यादा डिजर्विंग केसेस हो, तब ये 5 साल वाली जो कंडीशन है ना, इसको हटाया भी जा सकता है। बाकी हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे एक सनद और सर्टिफिकेट भी यहाँ पे प्रेसिडेंट जी के द्वारा दिया जाता है, एंड अ मेडेलियन भी यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है कोन्याक ट्राइब्स के बारे में। एक्चुअली कोन्याक ट्राइब्स इस वजह से न्यूज में आ चुकी हैं क्योंकि अगर ना मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लेके चलूं, ठीक है, ये आपका असम स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। ये पूरा आप यहाँ तक नीचे तक यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज असम स्टेट। और नीचे आपको यहाँ पे नागालैंड देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना मैंने एक डिस्ट्रिक्ट मार्क किया हुआ है, ये वाला। ये असम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये असम का डिस्ट्रिक्ट आपको चराइदियो देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ना नीचे वाले रीजन की, तो नीचे वाला आपका रीजन देखने को मिल रहा है नागालैंड स्टेट। अब नागालैंड में ना यहाँ पर जो टॉप वाला आपको डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे ऊपर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको मॉन डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। कौन सा, मॉन डिस्ट्रिक्ट। अब ये है आपका नागालैंड का मॉन डिस्ट्रिक्ट, और ये है असम का चराइदियो डिस्ट्रिक्ट। अब हुआ दरअसल में ये है ना कि यहाँ पर ना कुछ एरिया नागालैंड का गूगल मैप्स के द्वारा वो असम का हिस्सा दिखाया जाने लग गया। गूगल मैप्स के अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कुछ एक ऐसा हिस्सा है, ये बिल्कुल ऐसी बाउंड्री यहाँ से आपकी निकल के जा रही है। तो यहाँ पे कोन्याक ट्राइब वाले लोगों ने बोला कि यार हमारा कुछ हिस्सा है नागालैंड का जो कि गूगल मैप्स असम में दिखा रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे चिट्ठी लिखी है अकॉर्डिंगली कि ये चीज ठीक करी जाए। तो थोड़ा सा उस वजह से ना जो कोन्याक यूनियन है या कोन्याक ट्राइब्स हैं वो न्यूज में आ चुकी है। तो थोड़ा सा आप समझते हैं कोन्याक ट्राइब्स के बारे में। ये एक नागा एथनिक ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा जो कि नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। प्लस अरुणाचल प्रदेश, असम और म्यांमार में भी थोड़ी इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगी। इनके फेस के ऊपर, इनके हैंड के ऊपर आपको टैटूज देखने को मिल जाएंगे, तो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो। अब ये जो इनके टैटूज आते हैं ना, दरअसल में ना ये बहुत ही अपने आप में ना एनिमीज को बहुत ही फियर्सली फाइट करती है। इनफैक्ट ना ऐसा बताया जाता है कि जब इनकी लड़ाई होती है और अगर ये लड़ाई में जीत जाते हैं, तो एनिमी का जो सर है ना वो अपने साथ लेकर आ जाते हैं। तो वो इस लेवल तक की लड़ाई की यहाँ पे बात करी जाए। हेड हंटर्स भी इनको कई बार यहाँ पे बोला जाता है कि जो हेड्स को ले जाते हैं एज अ ट्रॉफी। इनके जो नाम का ओरिजिन है वो आपको हेड एंड ब्लैक वहां से आया है, वाव और नायक, वहां से कोन्याक ट्राइब्स का यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि मैन विद ब्लैक हेयर। प्लस एट द सेम टाइम ये मंगोलाइट डिजाइन के आपको देखने को मिल जाते हैं। जिनका टैटूड फेस होता है उनको थेंदू के नाम से जाना जाता है, और व्हाइट फेस वालों को थेंथो के नाम से जहाँ पे जाना जाता है। ये एक अपने आप पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पर मेन के पास पावर देखने को मिल जाती है।
इनकी जो एक्सपर्टीज है ना, वो आपको गन स्मिथिंग के अंदर देखने को मिल सकती है। गन स्मिथिंग का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो गन को या तो बनाता है या रिपेयर करता है या उनको मॉडिफाई करता है। प्लस आयरन स्मेल्टिंग, ब्रास वर्क, गन पाउडर मेकिंग, वुडन स्कल्पचर्स, ये सब इनके आपको स्किल्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी साथ साथ इनका डांस का भी आपको ट्रेडिशन देखने को मिल जाएगा, एंड एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन जिसको मोरूंग के नाम से भी जाना जाता है। लैंग्वेज इनकी कोन्याक लैंग्वेज ही है, जो आपको सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज ग्रुप की पार्ट देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही साथ जो इनके लीडर होते हैं उनको आंग्स या वांग्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये पहले एनिमिस्ट हुआ करते थे। एनिमिस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपका बिलीफ होता है वो कुछ नेचुरल चीजों के अंदर होता है, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट, रॉक, रिवर, इन सब चीजों के अंदर जो बिलीव करते हैं। पर आज के समय अगर हम बात करें ना, तो 95% कोनियक्स आपको क्रिश्चियंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है विषाणु युद्ध अभ्यास के बारे में। देखो कई बार ना हम एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत बार हमने डिस्कशन भी किया हुआ है, पर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ये कोई वो वाली एक्सरसाइज नहीं है जैसे इंडिया, श्रीलंका या ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं है। विषाणु का मतलब यहाँ पर दरअसल में पता क्या है? यहाँ पर है वायरस, ठीक है। हम वायरस के अगेंस्ट कितना प्रिपेयर्ड हैं ये चेक करने के लिए ना विषाणु युद्ध अभ्यास यहाँ पे किया गया। एक तरह की बेसिकली मॉक ड्रिल है। समझ पाए इस बात को कि लेट से कल को फ्यूचर में क्या होता है, हमारे सामने कोई जूनोटिक डिजीज देखने को मिल जाएगी, कोई ऐसी डिजीज जो कहीं ना कहीं एनिमल से ह्यूमन तक फैल रही है, तो हम उस पर्टिकुलर पेंडेमिक को टैकल करने के लिए किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं, कितना हम क्विकली उसके लिए रिस्पॉन्स यहाँ पे दे सकते हैं। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर, ताकि वायरस प्रिपेयर्डनेस को हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेक कर पाए। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में। ये WHO का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर ना आपकी ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ सबका ध्यान रखा जाता है। क्योंकि आप नोटिस करोगे अगर आपने एनिमल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं इंसानों में जूनोटिक डिजीज फैलेगी, और प्लस एट द सेम टाइम अगर आपने एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखा तो डेफिनेटली ह्यूमन हेल्थ को नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो हमें सब चीजों को साथ में लेकर चलना होता है, यही कॉन्सेप्ट है आपका वन हेल्थ का। तो यहाँ पर इस वजह से हमने नेशनल वन हेल्थ मिशन यहाँ पे बनाया है। 2022 में इसको इंडोर्स किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। इसके माध्यम से यहाँ पे कोशिश यही थी कि जो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट हेल्थ को, उनको इंटीग्रेट किया जा पाए, प्लस वन हेल्थ अप्रोच को हम अच्छे से इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाए। यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबका कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड कोशिश यही रहती है कि हम पेंडेमिक के कॉरस्पॉन्डिंग अपनी प्रिपेयर्डनेस को यहाँ पे चेक कर पाएं, एंड कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उसके रिगार्डिंग काम कर पाएं। तो ये है विषाणु युद्ध अभ्यास। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दोस्तों अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। कल मैंने ना आप लोगों से पूछा था कि एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, पीवाईक्यूज डिस्कस करने हैं नहीं करने, तो बहुत सारे लोगों ने देखो कमेंट्स किए अपने अपने, एंड बच्चों का यही था कि सर पीवाईक्यू भी कंटिन्यू रखो एंड थोड़े बहुत आप करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी अगर डिस्कस कर लोगे तो ऐसा कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं मंडे से एक चीज मैं कोशिश करूंगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन में आपके सामने लाऊं, ताकि करंट अफेयर्स भी थोड़े बहुत आपके चलते रहे एंड पीवाईक्यू से भी आप एक अप्रोच अपनी अच्छे से सीखते रहो। पर एक मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशन पता क्या करूंगा, जैसे कल बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे। अब होता क्या है ना, देखो जब टीम कमेंट्स बनाती है, कमेंट्स नहीं, जब टीम कंटेंट बनाती है या फिर आपके जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज बनाती है, तो बहुत ज्यादा टाइम उसमें टीम का इन्वेस्ट होता है। तो आप लोग भी ना प्लीज कमेंट जरूर करा करो अपने आंसर्स को, ठीक है ना। जब आप कमेंट करते हो उससे टीम को काफी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम जो एमसीक्यूज बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प हो रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो कमेंट्स देख के ही टीम का मोटिवेशन अच्छे से होता है। तो आप अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से प्लीज इंश्योर किया करो कि टीम का मोराल वो बना रहे। अदरवाइज आप भले ही अटेम्प्ट करते होंगे पर जब तक वो टीम तक नहीं पहुंचता तो उनको लगता है कि यार हम एमसीक्यूज बना तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, पर स्टूडेंट्स को शायद हेल्प हो भी रही है नहीं हो रही पता नहीं लग रहा। ठीक है, तो प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से वो चीज आप बताते रहा करो। ठीक है, आज आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा विद रिगार्ड्स टू आपका परचेजिंग पैरिटी के बारे में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का क्या नेसेसरीली इंपैक्ट होता है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कल मैंने आपको बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर क्वेश्चन दिया था। देखो ये क्वेश्चन काफी आसान है। बॉन्ड मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी समझाया था, एंड बॉन्ड यील्ड वही बताता है कि कितना ठीक है ना, कि कितना आपने जो बॉन्ड में पैसा डाला है उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर है उसको कितनी यहाँ पे रिटर्न वो एक्सपेक्ट करता है कि नहीं। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि बॉन्ड यील्ड जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको देखने को मिल जाती है बॉन्ड प्राइस के। जैसे जैसे किसी का बॉन्ड प्राइस बढ़ता है एंड अकॉर्डिंगली जो बॉन्ड प्राइस डिपेंड करता है कि कितनी उसकी डिमांड है। अगर किसी का डिमांड ज्यादा है तो बॉन्ड प्राइस उसका बढ़ता रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली बॉन्ड यील्ड जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड प्राइस के। अगर देखो मैं बात करूं यूएस फेडरल रिजर्व की, अगर यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा कुछ भी एक्शन लिया जाता है
कुछ इंटरेस्ट रेट कम की जाता है या बढ़ाया जाता है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट बदल जाती है इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यूएस फेडरल रिजर्व ने यहाँ पे बढ़ा दिया, उस केस में ना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट यूएस में चला जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उसका हमारी बॉन्ड यील्ड के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट तो है ही, आरबीआई का भी इंपैक्ट डेफिनेटली आएगा। आरबीआई कोई एक्शन ले रहा है तो लिक्विडिटी के साथ इसका क्लियर रिलेशनशिप है। एंड साथ साथ अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट की, तो ये भी एक्चुअली सेकंड पॉइंट के साथ ही लिंक्ड है। तो तीनों के तीनों का इंपैक्ट हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर आता ही आता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो सरकार को क्या चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, तो करेंसी डीवैल्यूएशन करने से, या आप बोल लो डेप्रिसिएशन अगर ऑटोमेटिकली होता है सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से, और अगर सरकार इंडिविजुअली इंटेंशनली कर रही है तो उसको डी वैल्यू बोल दिया जाता है। तो अगर डोमेस्टिक करेंसी को डी वैल्यू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो एक्सपोर्ट हमारे चीपर हो जाते हैं, यानी कि वो बाहर की मार्केट के अंदर सस्ते मिलते हैं, तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है एंड अकॉर्डिंगली करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना एक्सपोर्ट सब्सिडी की, अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी आपने कम कर दी, फिर तो हमारे एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किल हो जाएगी, तो इससे तो नहीं होगा। तो सेकंड तो आपका इनकरेक्ट हो गया। एंड डेफिनेटली आपका तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पर अगर मान लो आप ऐसी पॉलिसीज लाते हो जो आपकी एफडीआईज और ज्यादा फंड्स को अट्रैक्ट करती है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपका इन्वेस्टर फ्रेंडली एक तरह से इन्वायरमेंट बनता है एंड अकॉर्डिंगली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर वो चीजें हमें बेनिफिट करें। ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आई कंप्लीटली गेट योर पॉइंट, क्योंकि वो थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट वाली साइड ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली यहाँ पे ये चीज हमारे में मदद करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। बाकी आपका आज का होमवर्क रहेगा ट्रू फॉल्स के अंदर, एक 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, इनका आंसर आप लोग मुझे बता सकते हो। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था इंडियन वुल्फ के बारे में, तो आईयूसीएन स्टेटस इसका आपको लीस्ट कंसर्न देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। नमीबिया की बात करें तो ये आपको सदर्न अफ्रीका के अंदर आपको एक कंट्री देखने को मिल जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। 6x6x6 स्ट्रेटजी डेफिनेटली आपकी अनीमिया के साथ लिंक थी, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।